नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 3 साल का सफ़र। 3 साल मोदी सरकार, क्या बदलाव हुआ, क्या तरक्की हुई, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। स्वागत है आपका राव साहब, बिजी शेड्यूल में वक्त दिया आपने। योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बात करें अगर 3 साल मोदी सरकार, राव साहब 3 साल में सबसे बड़ी 3 बड़ी उपलब्धियां अगर आप गिनाएं 1 2 3 तो कौन सी बड़ी उपलब्धि? पहले साल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वायदा था कि हम फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। मोदी सरकार ने ये वायदे को पूरा किया। दूसरा, अभी हाल ही के अंदर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कई दशकों से चर्चित था और जिसके बिना देश आगे तरक्की नहीं कर सकता, उसको पारित करने के अंदर मोदी सरकार कामयाब रही। ये दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि ये है कि एक सपना नरेंद्र भाई मोदी का था कि हर व्यक्ति को घर मिले, घर के अंदर पानी हो, गैस का चूल्हा हो और उसके यहाँ पर मतलब अच्छी तरह से रोटी राटी पके। तो ये सब को चाहिए अपने लिए। तो वो भी तीनों चीज़ों के ऊपर अनेक योजनाएं इन्होंने बनाई हैं। 3 तो ये हैं, लेकिन अनेक और भी हैं, लेकिन उसको बताना नहीं चाहता क्योंकि 3 ही आपने पूछी हैं। लेकिन अगर बात करें, सबसे बड़ा फोकस रहा केंद्र में सरकार बनी योजना मंत्रालय पर और नीति आयोग बना दिया गया, नाम बदला, काम में क्या बदलाव हुए? जब प्लानिंग कमीशन था तो चीफ मिनिस्टर्स को, उनके कैबिनेट सेक्रेटरीज़ को, उनके सेक्रेटरीज़ को, मंत्रियों को नाक रगड़ना पड़ता था प्लानिंग कमीशन आकर के और झोली पसार करके और पैसा मांगना होता था। जो प्रांतीय सरकार ऐसी थी जो केंद्रीय सरकार के साथ तालमेल ठीक बिठा करके रखती थी, उनको कुछ फालतू मिल जाया करता था और जो अपोजिशन की सरकारें थीं उनको नुकसान या हर्जाना भुगतना पड़ता था। तो नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहला नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। तो जो ये यहाँ पर नाक रगड़ने की जो परिस्थिति थी उसको तमाम कर दिया और एक प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया, जो पैसा आज के दिन नहीं बांटता। सिर्फ अगर नीति आयोग का आज के दिन काम रह गया है वो सलाह मशवरा और एक थिंक टैंक के ऊपर अपने आप को हाजिर करने का है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर काफ़ी हद तक नीति आयोग आज के दिन कामयाब है। आपके मंत्रालय से जुड़ी एक योजना है सबको आवास योजना, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये वादा हुआ था कि सबको लगभग मुफ्त मकान दिए जाएंगे, लेकिन योजना को बदल दिया गया। एक जुमला साबित हुआ ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि मकान किसी को कैसे भी मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग उसके पास अगर हो सकती है सरकार के तौर के ऊपर तो सरकार करे, और अगर उसके अलावा कोई और प्राइवेट एंटरप्राइज को लेकर के अगर आप आएँ और वो भी उसके अंदर शामिल होना चाहती है इस मुहिम के अंदर, इस सपने को साकार करने के लिए, तो उनको भी आने की अनुमति होनी चाहिए। तो जो हमारे पास आज के दिन लक्ष्य है वो ये है कि 2022 तक हम सभी को मकान बना करके देंगे। उसके अंदर पानी होगा, गैस का चूल्हा होगा, अटरम पटरम। आज के दिन 1.8 करोड़ घर अनुमानित हैं जो लोगों की आवश्यकता है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो लिहाजा प्राइवेट एंटरप्राइज को उसके अंदर डालना पड़ेगा, और प्राइवेट एंटरप्राइज का अगर साथ लेते तो मुनाफा भी चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम सबको घर देंगे, मकान देंगे। नीतियाँ ऐसी बनाई हैं कि मुनाफा हुए बिल्डर्स को भी और घर मिले आवश्यकता व्यक्तियों को भी। आपकी सरकार नया रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं NCR इलाके में, ख़ासतौर से गुड़गांव की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, NCR से सटे हुए इलाकों की बात करें, जो फ्लैट बायर्स हैं उनको प्रदर्शन करने हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिल रही है। देखिए, आपने 2 प्रांतों का जिक्र किया है, एक तो हरियाणा का किया है और एक यूपी का किया है। 2016 के अंदर रेरा पास हो गया था मार्च के अंदर, और 2017 से पूरे तौर के ऊपर वो लागू हो गया है। यानी कि आज के दिन मई के महीने के अंदर रेरा लागू है।
और इसके तहत सभी प्रांत आते हैं। पर प्रांतों को ये अनुमति थी कि रेरा हमारी तरफ से एक पार्लियामेंट के एक्ट के तौर पे जब बन गया तो उसके नीचे रूल्स फ्रेम करने का अख्तियार हमने स्टेट्स को उनकी मांग के ऊपर दे दिया था, क्योंकि सलाह मशवरा से ही होता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो स्टेट्स ने कहा कि रूल फ्रेम्स करने की अनुमति आप हमारे को दो, सो हमने दे दी। जहाँ तक हमारी खुद की बात थी, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर हमारा खुद का अधिकार है, स्टेट्स जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ हैं और लेजिस्लेटर है वो उन पे भी हमारा एलजी के मार्फत अधिकार है, वहाँ तो हमने रूल्स फ्रेम कर दिए। वो पैरामाउंट रूल्स हैं, यानी कि सबसे उच्च रूल्स ये हैं। स्टेट्स को उनके कंफॉर्मिटी में रूल्स बनाने होते हैं। अगर वो उसकी उल्लंघना के अंदर बनाते हैं तो फिर अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो पेरेंट एक्ट जो है वो कामयाब रहेगा, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन प्रांतों की तरफ से अगर करी गई है तो उसको रद्द, मैं समझता हूँ, कोर्ट कर देगा। तो आज के दिन समस्या क्या है कि हमने अपने रूल्स बना करके एक ढांचा स्टेट्स को दिखा दिया है। अब स्टेट्स अपने तौर के ऊपर रूल्स बनाने लग रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की उनको आवश्यकता थी, उनको एक ट्रिब्यूनल भी स्थापित करने की आवश्यकता थी। तो कई जगह तो रूल्स फ्रेम हो गए हैं, कई जगह रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी है। उसके लिए हमारे मंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रूल्स फ्रेम हो जाए। हरियाणा का आपने जिक्र किया और आपने नोएडा का जिक्र किया, इसका मैं स्पेसिफिक जवाब और देना चाहता हूँ कि हरियाणा ने एक ड्राफ्ट रूल्स तैयार करे थे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, उसको बाकायदा चर्चा में लाया गया था और ईमेल के माध्यम से उसके ऊपर उन्होंने मांगे थे। हमने भी अपनी टिप्पणी उसके ऊपर दी है कि आप जो रूल्स फ्रेम कर रहे हैं हमारे रूल्स की उल्लंघना के अंदर नहीं होने चाहिए। लोगों की भी टिप्पणी आई उसके अंदर कि हमारे कोई नुकसानदायी हैं ये आपके रूल, तो हरियाणा उसको अमेंड करने के प्रयास के अंदर आज के है। उन्होंने माना है कि इन रूल्स को ये सजेशंस के मुताबिक दोबारा से रीड्राफ्ट करके हम नोटिफिकेशन करेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि जो बिल्डर्स हैं उनका दबाव है राज्य सरकारों पर, वो अपने हित में इस बदलाव चाहते हैं, इस एक्ट में बदलाव चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि राज्य सरकारें भी यहाँ पर ये दबाव देती दिख रही हैं कि इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि ये बायर्स के फेवर में जा रहा है एक्ट। ये देखो, प्रेशर्स तो सरकारों के ऊपर प्रांतों के अंदर आएंगे ही, पर हमने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है रूल्स बना करके। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा एक्ट है, उसके अधीन ही दूसरे एक्ट रूल्स बनाने जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सारी स्टेट्स इसके अधीन आ जाएंगी। सवालों का सिलसिला, आपके मंत्रालय की बात करें, पहले रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर भी आपके पास मंत्रालय था, बदल दिया गया और उसके बाद काफ़ी चर्चाएं रहीं। देखिए, कौन सा मंत्री किस महकमे को देखेगा ये प्रधानमंत्री का अख्तियार है। उन्होंने 2 साल मुझे डिफेंस के अंदर रखा। शायद मैं थोड़ा सा अनुभवी था क्योंकि पहले भी डिफेंस में मैं रह चुका था। जब दूसरे मंत्री उसके अंदर अनुभव पा चुके, अच्छी तरह से संभालने लग गए, मेरे को शिफ्ट कर दिया गया इस विभाग के अंदर, जिसका मौजूदा मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए और पब्लिक के लिए ये मंत्रालय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एनसीआर के 3 दिशाओं के अंदर हरियाणा बसता है, और ये महकमा जो अर्बन डेवलपमेंट का है वो हमारे हरियाणा के लोगों के लिए और एनसीआर के लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन प्रधानमंत्री ने मुझे यहाँ तैनात किया है, तो यहाँ खुशी खुशी काम कर रहे हैं। राव साहब, अगर बात करें आपके हरियाणा की, ख़ास तौर से वहाँ पर काफ़ी उठापटक दिखाई दी है, हाल के दिनों में काफ़ी उथल पुथल रही है, विधायकों ने शिकायत की है मुख्यमंत्री के खिलाफ, कहा गया, इशारा किया गया केंद्र के मंत्री की ओर, आपकी ओर, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट से जुड़े वो ज़्यादातर विधायक थे। देखो, अहिरवाल की तरफ से हमेशा एक चीज़ का एहसास रहा है कि लोग हमारी वोट का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो हमारे को जो सरकार के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट में मिलनी चाहिए, वो हमारे को वो सरकार नहीं देती है। इस बार भी इसमें कोई शक की बात नहीं कि अहिरवाल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर लोगों ने दी, सारे एमएलए बने। और अगर एमएलए से लोग यूँ कहते हैं कि भाई तुम हमारे लिए ये काम क्यों नहीं करवा पाए, तो एमएलए का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को
वो चीफ मिनिस्टर के सामने और असेंबली के अंदर रखे, नहीं तो वो अपने फ़र्ज़ के प्रति कोताही कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने एमएलए फ़र्ज़ का अदायगी का मामला कर रहे हैं। किस तरफ से इशारा दिया हो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और ख़ास तौर पे अगर मैंने इशारा किया होता तो मैं तो खुद पहले आगे खड़ा होता, आपने तो देखा है। तो मैं पीछे से तो नहीं करता वार, मैं सामने से ही करता हूँ। अगर मुझे कुछ बात कहनी होगी तो मैं तो मुँह पे कहता हूँ। लेकिन सवाल उठाए गए थे और आपको लगता है आपके खिलाफ साजिश हुई? अगर साजिश हुई तो ये सूत्रधार कौन है? किस चीज़ की? कि भाई केंद्र में मंत्री हैं, उनके कहने पर ये मुहिम चलाई जा रही है, विधायकों को भड़काया जा रहा है। ऐसा है, हम पार्टी के अंदर नए आए हैं। जो लोग पार्टी के अंदर पूरे तौर के ऊपर समर्पित थे, 5 दशक से वो पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर नहीं ला पाए थे। अगर नए लोग नहीं जुड़ते इस बीजेपी के अंदर तो शायद इतनी मेजॉरिटी बीजेपी को भी नहीं मिलती। तो आज के दिन जो वो लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नए आने वाले की वजह से हमारी हैसियत के अंदर कमी आ गई है। हो सकता है, मैं नहीं कहता, किसी के ऊपर इशारा नहीं करता, लेकिन हो सकता है किसी ने सोची हो कि इनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए शायद चल जाए, क्योंकि कांग्रेस में भी इन्होंने ही विद्रोह किया था। कार्यक्रम हुआ था बाबू मोहर सिंह और वो जो उनके दादा हैं राव नरबीर सिंह। एक अहिरवाल बेल्ट में चुनौती पेश की जा रही है और शायद ये बीजेपी का एक खेमा है जो उनको उभार कर लाना चाह रहा है। इस बेल्ट में आपकी बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। तो ये आपको नहीं लगता है अहिरवाल बेल्ट में ये चुनौती है आपके लिए, राव नरबीर सिंह को जो उभार कर लाया जा रहा है? और शायद एक कार्यक्रम में पुण्यतिथि पर विवाद भी हुआ और फिर शिक्षा मंत्री का एक बयान भी आया था, आपको याद होगा। आप मुझे सीमित करना चाह रहे हैं सिर्फ अहिरवाल की राजनीति तक। मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव के बाद अहिरवाल की राजनीति से उठ करके हरियाणा की राजनीति के अंदर एक प्रभावशाली नेता के रूप के उभर करके आया हूँ। और जब मेरे को नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार के अंदर मंत्री बना दिया तो मेरा दायरा फिर बढ़ गया है, फिर वो सारा इंडिया दायरा बन गया है। लेकिन जो राजनीतिक तौर के ऊपर ये मेरे को सीमित करना चाहते हैं, कुएं के मेंढक की तरह से इंद्रजीत सिंह को हम अहिरवाल के अंदर ही सीमित रख करके इसको यहीं तक इसकी महदूद यहीं तक रहनी चाहिए, वो शायद प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई संकोच नहीं है, मुझे इस चीज़ की कोई आपत्ति नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आज तक जो भी लोगों ने मेरा साथ दिया है उन्होंने मेरे को डायरेक्टली साथ दिया है। और मैं उनकी बादशाहत की बात नहीं करता, मैं बादशाह नहीं हूँ। आज के दिन अगर कोई राजा है तो मत की पेटी से बनता है, और लोगों ने मत की पेटी के माध्यम से मेरे प्रति हमेशा प्यार जताया है, समर्थन दिया है। मैं 4 और 4 8 इलेक्शन जीत चुका हूँ अपने 40 साल की उम्र के अंदर। तो शायद ही कोई ऐसा और होगा नेता हरियाणा के अंदर जो 4 बार जीत चुका हो और चैलेंजेस के बावजूद जीत चुका हो। राव साहब, एक के बाद एक कई घटनाक्रम रहे हैं राज्य में, कई आंदोलन हमने देखे हैं और मुख्यमंत्री की क्षमताओं पर, प्रशासनिक क्षमताओं पर, निर्णय लेने की क्षमताओं पर तमाम सवाल उठे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल उठे हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा इस हरियाणा सरकार से हो गई थी, और दुर्भाग्य ये रहा कि इनके पहले साल के अंदर ही जाट एजिटेशन, ओबीसी दर्जा पाने की हो गई। सरसा के अंदर एक बाबा को पकड़ने की बात हुई तो वो 15-20 दिन तक पकड़ नहीं पाई पुलिस। तो वो चीज़ शुरुआत जो है थोड़ी सी ख़राब सी हुई थी। और क्योंकि मनोहर लाल जी पहली बार प्रशासनिक रूप से चीफ मिनिस्टर भी अनुभवी नहीं थे, तो उनको थोड़ा शुरू के अंदर दिक्कत आई। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जब पार्टी ने उनके सर के ऊपर टोपी रख दी है, उनको 3 साल का अनुभव हो गया है, तो उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने अनेक फैसले किए हैं, अनाउंसमेंट किए हैं, जो बकाई 2 साल के अंदर जो ये सरकार की मियाद है, इनके अंदर उनके ऊपर अमल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग संतुष्ट रहेंगे। आपने टोपी की बात की तो याद आ रहा है, एक मुहावरा है कि किसी भी सर पर टोपी रख देना। तो क्या ये ऐसे ही टोपी पहना दी गई? पार्टी का फैसला है, इसमें पार्टी ने तो टोपी रखी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एमएलए ने तो नहीं रखी, ये तो पार्टी की तरफ से इनको चयन किया गया है, और वो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि हम पार्टी के पाबंद सिपाही हैं, हमने उनको चीफ मिनिस्टर मान रखा है। चलिए, राव साहब से ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
इस खास पेशकश में 3 साल का सफ़र। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।